हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की हमारी नई क्लास में। और इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल इनकम को मेजर करने का थर्ड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इससे पहले की क्लासेस में हमने वैल्यू एडिड मेथड एंड इनकम मेथड को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपने वो क्लासेस देख ली हैं। यस, आप देख पा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड की अदर नेम है इनकम डिस्पोजल मेथड और कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट उसे हम रिकॉल कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने लास्ट की क्लासेस में? प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्या है ये कंसेप्ट? इसमें ये बोला जाता है कि जितना प्रोडक्शन होता है उतनी ही इनकम होती है और उतना ही एक्सपेंडिचर होता है। कैसे? प्रोडक्शन होता है, उसके लिए हम फैक्टर की सर्विसेज का यूज करते हैं और उसके बदले में उन्हें पेमेंट करते हैं। जितनी उन्हें पेमेंट की जाती है वो उनकी इनकम बन जाती है। उस इनकम को वे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए खर्च कर देते हैं, उतनी ही उनकी एक्सपेंडिचर बन जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्या अब आप इस कंसेप्ट को इन तीनों मेथड से रिलेट कर पा रहे हैं? यस, देखिए, प्रोडक्शन जो हमने पढ़ा था वो हमारा वैल्यू एडिट मेथड से रिलेटेड है। उसके बाद हमने पढ़ा इनकम मेथड, जहां पर इस इनकम की बात की गई थी। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है। अब ये एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, एक होता है फाइनल एक्सपेंडिचर और एक होता है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। इस मेथड में हम कौन से एक्सपेंडिचर की बात करने वाले हैं, इसको अभी डिटेल से देखते हैं। Yes, expenditure method क्या कहता है? Expenditure method is the method which measures final expenditure on gross domestic product at market price during an accounting year। मतलब एक साल के दौरान ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर जितना फाइनल एक्सपेंडिचर होता है उसे हम मेजर कर लेते हैं और उसी से ही हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। वही हमारा क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड है। अब ये फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसे अभी डिटेल से देखते हैं। यस, ये फाइनल एक्सपेंडिचर जब हमें मिलेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के इक्वल होता है। मतलब जितने भी यहाँ पर एंटरप्राइजेस होंगी, जितने भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पॉइंट, उनसे हमें फाइनल एक्सपेंडिचर मिलेगा, उन सब का हमें टोटल लेना है और उस टोटल को ही हम बोलेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। किस पर? ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो फाइनल है, मतलब जो यूज के लिए रेडी हैं, वो प्रोडक्शन की लाइन को कंप्लीट कर चुकी हैं। अब उनमें किसी भी तरह का वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं है। ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज पर जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे फाइनल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नॉट ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? ऐसी गुड्स होती हैं जो कि अभी प्रोडक्शन की लाइन के अंदर हैं, उनमें चेंजेस होने बाकी हैं, उनमें वैल्यू का एडिशन होना बाकी है, वो एक रॉ मटेरियल की तरह यूज की जाएंगी, उन्हें बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स आप यहाँ पर जान चुके हैं और फाइनल गुड्स पर ही जो खर्च होगा वही फाइनल एक्सपेंडिचर बनता है। क्लियर? अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। हमें उन इकोनॉमिक यूनिट्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है जो फाइनल एक्सपेंडिचर करती हैं। अब वो यूनिट्स कौन सी होती हैं? हाउस होल्ड सेक्टर होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इन सभी के द्वारा जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर किया जाएगा उसे हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड स्टेप आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर फाइनल एक्सपेंडिचर को क्लासीफाई किया जाता है। यहाँ पर फाइनल एक्सपेंडिचर को तीन पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन है फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब जो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज पर किया जाएगा जो कंजप्शन के लिए होगी, जैसे कि जिसमें ड्यूरेबल भी आ जाती हैं और नॉन ड्यूरेबल भी आ जाती हैं। और फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक ऐसा कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट सेक्टर करता है और एक ऐसा कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट सेक्टर करता है। प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल्स आते हैं, हाउस होल्ड आते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। और गवर्नमेंट में क्या आता है? गवर्नमेंट जो स्कूल्स या फिर हॉस्पिटल्स में दवाइयों के लिए, स्कूल्स में मिड डे मील्स या बुक्स के लिए जो कि फ्री में अवेलेबल करवाती है, तो उसके लिए जो कंजप्शन करती है
वो इंक्लूड किया जाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। सेकंड पार्ट में क्या आता है इसके, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन को हम यहाँ एसेट भी बोल सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसी गुड्स में पैसा लगाया जाता है जिससे फर्दर पैसा बनता है, उसको हम बोल देते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब ग्रोस की बात की गई है, तो इसमें से अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है, तो इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन हम यहाँ पर देखते हैं ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए जैसा कि हमें पता है, एसेट्स की बात करें या इन्वेस्टमेंट की बात करें, ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ये फिक्स्ड नेचर के भी हो सकते हैं और करंट नेचर के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पर हमने लिया है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को, सेकंड में हमने लिया है करंट कैपिटल फॉर्मेशन को। ठीक है, अगर हम फिक्स्ड की बात करते हैं तो देखिए इसका नेम थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, यहाँ पर हमने ओनली फिक्स्ड डाल दिया है, जिसमें हमने लिया है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और सेकंड को हमने नेम दिया है चेंज इन स्टॉक, जो कि करंट नेचर का होता है। यहाँ पर हम चेंज इन स्टॉक देख रहे हैं। चेंज इन स्टॉक में क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। ओके, और यहाँ पर ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें आता है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, प्लस में गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, प्लस में इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड। इनको अभी हम डिटेल से देखने वाले हैं। यहाँ पर थर्ड पार्ट दे रखा है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट की बात क्यों की गई है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करके ले रहे हैं। ओके, जो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करने के बाद आता है उसी को ही हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, और यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट को भी प्लस कर दिया जाता है। तो इस तरह से 3 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं फाइनल एक्सपेंडिचर को। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको एस्टिमेट कैसे किया जाता है। एस्टिमेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, ये है हमारा थर्ड स्टेप। तो फर्स्ट वन हमने क्या देखा, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, किसमें, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन में एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन में। तो प्राइवेट में क्या आता है, it refers to expenditure on final goods and services by individuals, households and non-profit private institution serving society। यही मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट इंडिविजुअल आ गई, हाउस होल्ड आ गए, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आते हैं उनका जो भी एक्सपेंडिचर है वो हम इंक्लूड करने वाले हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। सेकंड वन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या आता है, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट लाइक एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजप्शन बाय द डिफेंस पर्सनल। मतलब क्या यहाँ पर बात की जा रही है, वही हर तरह का खर्च जो कि फ्री में गवर्नमेंट करती है, स्कूल्स में करती है, हॉस्पिटल्स में करती है, डिफेंस में करती है, मतलब कि लोगों को सैलरीज देती है ना, जो डिफेंस में आर्मी में लोगों को रखा हुआ है, पुलिस में जो भी लोग हैं तो उन्हें क्या सैलरी देनी पड़ती है, हर जगह सैलरी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, तो वो भी यहाँ पर कहाँ इंक्लूड हो रहा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर दोनों हमने देख लिए हैं। सेकंड पॉइंट हमारा था ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अंदर हम फर्स्टली बात कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की। इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें आता है कंस्ट्रक्शन, जैसे बिल्डिंग्स बना देना, फ्लाईओवर्स बनाना, चाहे ये प्राइवेट की बात करें चाहे गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट भी करती है ना, फ्लाईओवर बनवाती है और बिल्डिंग्स बनवाती हैं कितनी सारी, ठीक है, सड़कें बनवाती हैं, तो ये गवर्नमेंट भी बनवाती है। और अगर हम प्राइवेट की बात करें तो लोग अपने लिए बिल्डिंग्स क्रिएट करते हैं, हाउस बनाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन का आ जाता है उसके अंदर, और एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी आ जाता है। ठीक है, मशीनरी जो कि फिक्स्ड नेचर की होती है, कई सालों तक चलती है, तो यहाँ पर मशीनरी पर भी हम खर्च कर रहे हैं और उसी के फाइनल एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड यहाँ पर हमने क्या प्लस किया, इसके अंदर चेंज इन स्टॉक, मतलब ये कौन सा था, फिक्स्ड नेचर का, यहाँ पर हम बात करें करंट की, तो इसमें क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक में से अगर ओपनिंग को हम माइनस कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। इसको हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, चेंज को। ठीक है, चेंज को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट था हमारा नेट एक्सपोर्ट। हमें पता है कि एक्सपोर्ट क्या होता है, अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर भेजते हैं तो वहाँ से हमें पैसा मिलता है, वो है हमारा एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट क्या होता है, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर से अपनी कंट्री में लाते हैं तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है, वो है हमारा इंपोर्ट। तो उनके डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, और इसे भी प्लस किया जाता है। जब हम इन सब को प्लस कर देते हैं, ये सारे एक्सपेंडिचर को जब प्लस कर दिया जाता है तो हमें क्या मिलता है, तो इससे मिलता है हमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, उसके बाद अब हमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो मिल गया है, मार्केट प्राइस पर ही मिला है, तो अब हमें चाहिए क्या, हमें तो नेशनल इनकम चाहिए। तो नेशनल इनकम को हम बोलते हैं NNPFC,
तो मतलब जीडीपी एमपी से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, एनएनपी एफसी की ओर जाना पड़ेगा। तो मैच कर लेते हैं, जी से कहाँ जाना है, हमें एन पर जाना है, मतलब ग्रोस से नेट पर जाना है, तो इसका मतलब हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, तो हमने किया। उसके बाद हमें कहाँ जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है। अगर डोमेस्टिक से नेशनल पर जाते हैं तो इसका मतलब हमें घरेलू, घर से बाहर जाना पड़ता है, तो हमारी कंट्री से बाहर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, NFIA को प्लस करना पड़ेगा, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, उसे प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हमें MP से कहाँ जाना है, FC, मतलब मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट की ओर जाना है, तो उसके लिए हमें NIT को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, आई होप यहाँ से आप समझ गए हैं। उसके बाद क्या आता है, प्रिकॉशंस आती हैं, मतलब जब हम इस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वो बातें क्या हैं, to avoid double counting, expenditure on all intermediate goods and services is excluded। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें इंटरमीडिएट गुड्स पर जो भी एक्सपेंडिचर किया है उसे यहाँ इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि फाइनल जब हम गुड्स को देख रहे हैं तो उसमें इंटरमीडिएट गुड्स के खर्च को भी इंक्लूड किया हुआ होता है। तो हमें सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को लेना है, इंटरमीडिएट गुड्स पर जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसे इंक्लूड नहीं करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, परचेज ऑफ वेजिटेबल बाय अ रेस्टोरेंट। देखिए, अगर वेजिटेबल को एक रेस्टोरेंट वाला परचेज करता है तो वो क्यों परचेज करेंगे, क्योंकि वो वहां पर खाना बनाएंगे और फिर उसे सेल करेंगे, वो आगे उसका बिजनेस करने वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, तो यहाँ पर उसे इंक्लूड नहीं करना। एक्सपेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय अ फैक्ट्री, फैक्ट्री वाले इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो उससे फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनके लिए वो इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है, तो इसे भी इंक्लूड नहीं करना। आर नॉट इंक्लूडेड एज दे आर फॉर इंटरमीडिएट कंजप्शन। ओके, आई होप क्लियर हो गया है। सेकंड पॉइंट है, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। सेकंड हैंड गुड्स के परचेज पर जो भी एक्सपेंडिचर किया जाएगा उसे भी हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये जिस साल ये प्रोड्यूस हुई थी उस साल इन पर जो खर्च हुआ था उसे इंक्लूड कर लिया गया होगा, अब इसे फिर से इंक्लूड नहीं करना। थर्ड पॉइंट आता है, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ ओल्ड शेयर्स या बॉन्ड्स और न्यू शेयर्स और बॉन्ड, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू शेयर और बॉन्ड हो, इन पर जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसे इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि इससे किसी भी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता है। ओके, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो से रिलेटेड ही नहीं है, तो इन्हें इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट आता है, इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर ऑन ऑन ऑक्यूपाइंग हाउस, सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट बाय अ फार्मर एक्सेट्रा शुड बी इंक्लूडेड। ये इंपॉर्टेंट बात है, इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है, जिसको हम इम्प्यूटेड रेंट भी बोल देते हैं। जैसा कि अगर घर की बात करें तो इम्प्यूटेड रेंट बोलेंगे। क्यों बोलते हैं, जैसे हम जिस घर में रह रहे हैं अगर हम उस घर में ना रहते, हम किसी को रेंट पर देते तो उसकी रेंटल वैल्यू होती, तो उसे हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। ओके, और अगर हम बात करें ऐसी गुड्स और सर्विसेज, गुड्स की बात करेंगे पहले, जिसे हम खुद के लिए यूज कर रहे हैं, उसकी मार्केट वैल्यू है, अगर हम खुद यूज नहीं करेंगे तो उसको मार्केट में हम सेल करेंगे, तो उसकी मार्केट वैल्यू है, इसीलिए उसे भी इंक्लूड किया जाता है। लेकिन अगर हम सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज की बात करें जो कि डोमेस्टिक नेचर की है, लाइक हाउस वाइफ्स की, या मतलब कोई भी लेडीज जो घर में काम करती हैं, जिनकी हम वैल्यू नहीं लगा सकते किसी भी तरह से, मतलब उनकी कीमत नहीं होती कोई भी, उनको काउंट नहीं किया जा सकता, कोई मार्केट प्राइस नहीं होता, तो उसे इंक्लूड नहीं किया जाता। सर्विसेज जो कि डोमेस्टिक सर्विसेज हैं उसे इंक्लूड नहीं किया जाता। लेकिन अगर गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे कि अगर फार्मर ने प्रोड्यूस किए हैं और कुछ वो मार्केट में जाके सेल कर रहा है और खुद कुछ वो घर पे यूज कर रहा है, तो घर पे जो यूज कर रहा है उसको भी इंक्लूड करना है, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू है। इसी तरह अगर हाउस की बात की जा रही है तो उसका इम्प्यूटेड रेंट होता है, उसे भी इंक्लूड करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें ओल्ड एज पेंशन स्कॉलरशिप की बात की जा रही है। मतलब हम ट्रांसफर पेमेंट को बहुत अच्छे से समझते हैं, जो कि वन साइडेड होता है, इसके लिए कोई भी काम नहीं किया हुआ होता है, ये अनअर्न्ड होता है, तो इसे भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, इसे टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि हम मान सकते हैं ना कि गवर्नमेंट ने खर्च किया अपना पैसा ओल्ड एज पेंशन पे या स्कॉलरशिप पे या अलाउंसेस पे, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करना है, चाहे इसने खर्च किया हो, क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट है। ओके, इसके लिए कोई मेहनत नहीं की गई है।
आई होप आपको यहाँ से सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं और ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।